नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे ईएमएफ इन सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। तो यहाँ पर जब हम ईएमएफ बोलेंगे तो आपको सिंपली समझना है कि हम ईएमएफ सोर्स के बारे में बोल रहे हैं ना। वो जनरली कुछ भी हो सकता है ईएमएफ सोर्स, ठीक है, जो हमको ईएमएफ प्रोवाइड करे। फॉर एग्जांपल वो सेल भी हो सकता है या इन केस जनरेटर वगैरह भी हो सकता है, डीसी जनरेटर वगैरह भी हो सकता है। तो ईएमएफ जनरली हम जब भी यूज़ कर रहे हैं तो आपके दिमाग में जाना चाहिए ईएमएफ सोर्स, है ना। तो ईएमएफ का हम पहले सीरीज में देखेंगे कि बहुत सारे ईएमएफ सोर्स को अगर सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट मेरा ईएमएफ कितना आ रहा है, या अगर उसको पैरेलल कनेक्ट कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट मेरा ईएमएफ कितना आ रहा है। और क्योंकि ईएमएफ के साथ एक और टर्म रहता है आपको, क्योंकि वो जो भी सोर्स होगा उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस का भी बात करेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो चलिए सबसे पहला पार्ट हम देखते हैं सीरीज कनेक्शन। तो फॉर यहाँ पर एग्जांपल के लिए हम दो सीरीज में सिर्फ दो कनेक्शन लिए हैं ईएमएफ सेल का, ठीक है। एक सेल ये आपको हो गया, एक सेल आपको ये हो गया। पहले सेल का हम ईएमएफ ले लिए हैं E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका R1, जबकि दूसरे सेल का ईएमएफ है E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R2, ठीक है। अब ये जो है एक इक्विवेलेंट सेल की तरह, इक्विवेलेंट ईएमएफ सर्किट तरह अगर बिहेव करेगा तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो चलिए इसको डिराइव करते हैं कि इक्विवेलेंट जो ईएमएफ होगा वो कितना होगा। सबसे पहला बात करें अगर, तो जैसे कि पोटेंशियल ड्रॉप ए टू बी, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप ए टू बी जो हो रहा होगा वो आपको कितना हो रहा होगा, E1 माइनस IR1 हो रहा होगा, है ना। पोटेंशियल ड्रॉप इसको हम दिखा दे रहे हैं ए बी, है ना। कितना हो रहा होगा E1 माइनस IR1, ठीक है। और B2C कितना हो रहा होगा, सॉरी, B2C EMF ड्रॉप कितना हो रहा होगा, B2C EMF ड्रॉप हो रहा होगा, उसको हम BC से दिखा दे रहे हैं, जो कि हो जाएगा E2 IR2, ठीक है। ये हो जाएगा बी से सी का पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। तो इन दो इस कॉम्बिनेशन का अगर पोटेंशियल ड्रॉप का बात करें, जो इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ दिखा रहे हैं, एक मिनट। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट सर्किट दिखा रहे हैं, ठीक है, इसका अगर पोटेंशियल ड्रॉप दे तो वो हो जाएगा VAC, ठीक है। और उसको हम दिखाएंगे E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए इसका डेरिवेशन, तो सबसे पहले हम क्या लिखें, सबसे पहले हम लिखें कि मेरा जो ए से बी है, ए से बी जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना हम लिखे हैं E1 माइनस IR1, है ना। वी ए माइनस वी बी, तो कितना हो गया E1 माइनस IR1। वैसे ही VBC हम कितना लिखे अभी, E2 माइनस IR2, ठीक है। और अगर हम ए से सी अगर लिखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा VAB प्लस VBC, ठीक है। तो वी जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो टर्मिनल ए से लेकर डायरेक्ट सी का अगर बात किए तो कितना हो जाएगा VA से सी, और VA से सी को हम लिख सकते हैं VAB प्लस VBC, ठीक है। ये हो जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप ए से बी का, सॉरी ए से सी तक का, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन, और इसको फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई किए तो मेरा कितना आ जाएगा E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2। फिर हम एक इक्विवेलेंट सर्किट का भी हम निकाले थे, अगर इक्विवेलेंट सर्किट को हम दिखा रहे थे वहाँ पर, और उसमें जो इक्विवेलेंट EMF को EQ से दिखा रहे थे, और यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस था उसको R इक्विवेलेंट से दिखा रहे थे। तो उसका इक्वेशन इस तरह से बनेगा कि उस इक्विवेलेंट सर्किट में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा पॉइंट ए से, सॉरी टर्मिनल ए से सी के बीच में, वहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप रहा होगा E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इस इक्वेशन से अगर कंपैरिजन करें हम पिछले इक्वेशन मेरा आया है कि VAC, है ना, VAC E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2, ये इक्वेशन आया है, ठीक है। तो ये इक्वेशन से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो मेरा E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, E इक्विवेलेंट हो जाएगा E1 प्लस E2,
और आर इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2। तो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस जैसा सीरीज रेजिस्टेंस हम लोग 10 क्लास में पढ़े थे कि सीरीज में जब रेजिस्टेंस होता है तो कंबाइन होता है, सिंपली जितना भी रेजिस्टेंस होता है उसको ऐड कर देते हैं, है ना। एन नंबर ऑफ सब रेजिस्टेंस रहता था, तो R1 R2 प्लस R3 प्लस R4 अप टू Rn, इस तरह से होता था। तो सीरीज कनेक्शन पहले जो हम रेजिस्टेंस का पढ़े थे, तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी उसी की तरह बिहेव कर रहा है, एकदम सिंपल जैसा रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्शन होता था। ईएमएफ भी कुछ उसी तरह से है कि अगर यहाँ पर 2 सेल था और 2 सेल का जो ईएमएफ सीरीज में हम लोग देखे वो E1 प्लस E2 हो गया। इसी तरह से अगर एन सेल रहेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, एन सेल के लिए हम बोल सकते हैं ना कि E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 EN। अब यहाँ पर एक और भी बात देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कनेक्शन था वो आपका इस तरह से था कुछ। अभी जो हम लोग सेल देखे, अभी जो कनेक्शन देखे उसमें इस तरह से कनेक्शन था, ठीक है। यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस हम नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे थे कि पहले सेल का, है ना, पहले सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो दूसरे सेल के, पहले सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस केस में हम अभी हम बात किए, अगर इसका जस्ट अपोजिट होगी, इस तरह से अगर हो, मतलब दूसरा सेल को हम उसका पोलैरिटी चेंज कर दें, ठीक है, उसको उल्टा करके अपोजिट साइन करके ज्वाइन करें, तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, तो उसका ईएमएफ हम नेगेटिव मान लेंगे और नेगेटिव ही उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो उसका जो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा वो हो जाएगा जैसे कि बी से सी का जो पोटेंशियल ड्रॉप E2 माइनस IR2 हो रहा था, उसकी जगह कितना हो जाएगा, माइनस E2 माइनस IR2, है ना, माइनस E2 माइनस IR2। और उसको फिर उसके अनुसार फिर जो इक्वेशन निकलेगा वो इक्विवेलेंट ईएमएफ का इक्वेशन मेरा क्या निकल जाएगा, E1 प्लस E2 के जगह मेरा क्या निकलेगा, E1 माइनस E2। तो अगर जो भी सेल है ना, करंट के डायरेक्शन में लेंगे, है ना, तो जो भी मेरा सेल है जिसका जिसका पोलैरिटी जो है वो अपोजिट है, उसका साइन हम नेगेटिव ले रहे हैं, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो कनेक्शन में ये भी ध्यान देना होगा कि कनेक्शन जो है वो किस तरह से कनेक्ट है, कौन कौन से ईएमएफ जो है वो सेम पोलैरिटी के अनुसार, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट होना चाहिए या नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए। अगर इस तरह से नहीं है, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट है या पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है, तब उस केस में ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो इसको न्यूमेरिकली में हम देखेंगे, किरचॉफ लॉ जब हम पढ़ेंगे तो पूरा सर्किट जब सॉल्व करेंगे तो ईएमएफ वाले भी क्वेश्चन आएंगे आपको, सीरीज पैरेलल कनेक्शन और जनरल जो सर्किट हम पढ़ते थे वो भी आएगा। तो अभी तो डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन हम नहीं देख रहे हैं, किरचॉफ लॉ पढ़ने के बाद देखेंगे। अब सेकंड पार्ट इसका हम देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट मेरा है ईएमएफ सोर्स इन पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल में कुछ इस तरह से सर्किट होगा, ठीक है, कि करंट जा रहा है, वो कुछ डिवाइड होके I1 इधर हो गया और I2 करंट इधर हो गया, इस तरह से। और ईएमएफ सोर्स जो है इसका ईएमएफ कितना है, पहले सोर्स का है E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरे सोर्स का ईएमएफ I2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R2। इसका इक्विवेलेंट एक सर्किट ले लिए, ए से सी के बीच में ही, देखिए ए से सी के ही बीच में एक इक्विवेलेंट सर्किट ले लिए हम, ठीक है, जिसका ईएमएफ जो है वो हम ई इक्विवेलेंट लिख दिए और इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अगर इसके अलॉन्ग आपको पूछा, इसके अलॉन्ग इसके टर्मिनल ए और सी के अलॉन्ग अगर पोटेंशियल ड्रॉप पूछा तो वो आप बता सकते हैं। खैर यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ हम क्या देख रहे हैं कि जो करंट आई है उसको हम क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 लिख सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को देख के हम इस चीज़ को लेकर आगे पूरा बढ़ेंगे इसमें, ठीक है। और I1 और I2 वो कितना हो जाएगा आपको, I1 और I2 अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कितना आ सकता है मेरा, सबसे पहला हम यहाँ पे सर्किट ले रहे हैं, अपर पार्ट को इंक्लूड कर रहे हैं, अपर पार्ट से जो पोटेंशियल दोनों जो सेल है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाहे इस पार्ट का आप पोटेंशियल लें चाहे इस पार्ट का पोटेंशियल है, पोटेंशियल तो दोनों पैरेलल में है तो सेम होगा, तो पोटेंशियल जो भी होगा, लेकिन पोटेंशियल अगर निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, ई जैसे कि ऊपर वाला पार्ट को अगर निकालना है तो पोटेंशियल हम मानेंगे E1 माइनस I1 R1, है ना। और अगर नीचे को लेके निकालना होगा पोटेंशियल तो E2 माइनस I2 R2, है ना, I2 R2 होगा, ठीक है। लेकिन जो दोनों है वो सेम ही आएगा, ठीक है।
तो वहाँ से हमको I1 और I2 निकल सकता है। तो यहाँ से मेरा निकल जाएगा जो पोटेंशियल है E1 माइनस IR1, अगर ऊपर वाला को इंक्लूड किए, फर्स्ट सेल को इंक्लूड किए, सेकंड सेल को इंक्लूड करेंगे तो मेरा क्या निकलेगा E2 माइनस IR2। ठीक है, यहाँ से जो है I1 3.68 इक्वेशन से हम I1 कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से I1 का इक्वेशन निकाल सकते हैं और यहाँ से I2 का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो निकाल लीजिए I1 और I2 को वहाँ से वैल्यू, और उसको फिर हम यहाँ पर कंबाइन करेंगे, वहाँ से जो I1 और I2 का वैल्यू आ गया उसको यहाँ रख दिए हम। ठीक है, उसको यहाँ रख दिए और मेरा इस तरह से इक्वेशन कुछ निकला। ठीक है, इस तरह से मेरा जो है इक्वेशन निकल रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो सिंपली या अरेंजमेंट करके देख सकते हैं आप, ये इक्वेशन निकला। अब आगे अगर हम जाएं तो इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा अरेंज करके इस तरह से दिखा सकते हैं। v, ठीक है, एक v इक्वल टू ये माइनस आई आर। अब इस इक्वेशन को आप सोचिए कि जो टर्मिनल ए एस सी, जो इक्विवेलेंट सर्किट हम दिखा रहे थे इस तरह से, मतलब यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, ये ई इक्विवेलेंट था, सॉरी, तो ये ई इक्विवेलेंट, ठीक, इसका रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट। तो इसका जो पोटेंशियल अगर यहाँ पर टर्मिनल माने थे हम ए और ये टर्मिनल सी माने थे, तो मेरा जो V था वो था E इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। ठीक है, इस इक्वेशन से अगर कंपैरिजन करेंगे तो मेरा E इक्विवेलेंट क्या निकल गया, E इक्विवेलेंट हमको ये दिखाई दे रहा है और R इक्विवेलेंट मेरा ये टर्म दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेरा इस इक्वेशन से हम कंपैरिजन किए, ठीक है, जो अभी सर्किट हम दिखाया उसमें वहाँ से ई इक्विवेलेंट वाले सर्किट से का जो इक्वेशन निकल रहा था वहाँ से अगर हम इसको कंपेयर किए तो मेरा ई इक्विवेलेंट सबसे पहले कितना निकल जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2, और R इक्विवेलेंट कितना निकल गया, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो हम इस तरह से R इक्विवेलेंट को दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस आपको निकला वो जस्ट पैरेलल कनेक्शन जो हम लोग पढ़े थे रेजिस्टेंस का उसी तरह से निकला। थोड़ा सा यहाँ पर हम जो है ई इक्विवेलेंट को, ठीक है, फिलहाल तो यहाँ पर जो इक्वेशन है आप ई इक्विवेलेंट का, ये तो सबसे पहले देख लीजिए कि आर जो था जिस तरह से पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस कंबाइन होता था वैसे ही यहाँ पर अगर इंटरनल रेजिस्टेंस भी जो है पैरेलल में है, मतलब सेल अगर पैरेलल में है, ईएमएफ सोर्स पैरेलल में है, तो जस्ट जैसा पहले होता था रजिस्टर का कनेक्शन पैरेलल में और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता था उसी की तरह है। इसमें कुछ नया नहीं है। नया यहाँ पर आपको है ईएमएफ का पैरेलल कनेक्शन। ईएमएफ का पैरेलल कनेक्शन जो है आर से डिपेंड कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है लेकिन वो आर से इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर उसका वैल्यू जो है सिंप्लीफाई करने के बाद ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट जो है E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 आएगा। आप इस इक्वेशन को, ये दोनों इक्वेशन को इस दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड करके दे सकते हैं, ये वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक बात ये है कि ई इक्विवेलेंट जो आया, मतलब ईएमएफ इक्विवेलेंट ईएमएफ जो आया पैरेलल कनेक्शन में, वहाँ पर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का भी जरूरत पड़ेगा। आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ई इक्विवेलेंट, तो हम इसको लिखेंगे आर इक्विवेलेंट इंटू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। ठीक है, E2 बाई R2, ठीक है, जो भी है इस तरह से। तो वैसे तो EMF निकल जाएगा लेकिन वहाँ पर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस का भी इक्विवेलेंट वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था ये EMF का पैरेलल कनेक्शन। तो क्वेश्चन जो जनरली है वो डायरेक्ट सिर्फ इस पार्ट से नहीं आता है। कहने का मतलब ईएमएफ का सीरीज या पैरेलल कनेक्शन डायरेक्ट तो नहीं पूछा जाता है। हाँ, किसी क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है। कैसे हो सकता है, तो क्रिचॉफ लॉ, जस्ट इसके बाद हमको क्रिचॉफ लॉ पढ़ना है और वहाँ पर हम पूरे सर्किट का कनेक्शन और पूरे सर्किट में बहुत सारा चीज़ का बात करेंगे और उसमें जनरली ईएमएफ रेजिस्टेंस वगैरह बहुत सारा टर्म आएगा।
तो हाँ, उसका पार्ट वाइज पार्ट में पूछ सकता है। तो जब हम किरचॉफ्स लॉ पढ़ लेंगे, ठीक है, तब इसका और किरचॉफ्स लॉ दोनों कंबाइन करके हम कुछ न्यूमेरिकल लिखेंगे, जहाँ पर इस थ्योरी का जो अब हम ईएमएफ का पैरेलल और सीरीज कनेक्शन का जो थ्योरी पढ़े, उसका भी एप्लीकेशन देखेंगे, और किरचॉफ्स लॉ का थ्योरी का भी एप्लीकेशन देखेंगे। तो फिलहाल तो इस वीडियो में हम सिर्फ थ्योरी पर बात की। अगर थ्योरी में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, उसके लिए फ्री हैं। आज के लिए इतने रखते हैं, धन्यवाद।